बारे में शुरू करते हैं। अब देखो दो चीज हम लोग यहाँ समझना है, क्या समझना है कि जो नीति आयोग है उसके पहले क्या था भाई, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना भाई, 15 मार्च 1950। उसके साथ साथ एक और कमेटी बनी थी, काउंसिल बनी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि इसके विकास को एक तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। आज भी ये जो काउंसिल है वो एक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये खत्म हो गया प्लानिंग कमीशन कब, 2015 को, ठीक है, या फिर 2014 को बोल सकते हैं, क्योंकि 2015 से क्या लागू हुआ भाई। वैसे अगर जनरली बोलेंगे तो 2017 तक चला था 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो हम लोग जनरली ये मान के चलेंगे कि 2017 तक प्लानिंग कमीशन को लागू किया गया, तभी तो हम लोग 2017 तक लास्ट 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जो है वो नीति आयोग आ चुका था, ठीक है। और नीति आयोग का साफ सुथरा अप्रोच ये था, जैसे आज के जमाने में अगर वीपी जी राम जी के बारे में जो बोला जा रहा है वही बात बोला गया था वहां पर, कि आज के जमाने के हिसाब से हम लोगों को प्लान करके चलना चाहिए, ना कि हर एक 5 साल, क्योंकि 5 साल में मान लो हमने प्लान करा, अब हर साल यहाँ कुछ नया नया हो रहा है, यहाँ एक महीने में इकोनॉमी गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है, इतना ट्रांसपेरेंसी है चीजों को लेकर। तो भाई अगर हम 5-5 साल का टारगेट लेके चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और 5 साल के लिए हम फिक्स करके, क्योंकि हर साल बजट आता है भाई, तो हम हर साल अपने प्लान को उस तरीके से करके चलेंगे और एक लंबा प्लान 10-15 साल 20 साल का टारगेट लेकर चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा 5 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए हम लोग प्लान तैयार करेंगे। तो याद रखना कि एक तरीके से यहाँ पर जो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव मतलब एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के माध्यम से किया गया था। याद रखना इसको जो 65 साल से जो चल रहा प्लानिंग कमीशन था उसके जगह पर लाया गया था। तो सबसे पहली बात तो हमें यही याद रखना है, क्लियर। अगर कोई बोले कि इसके जो चेयरमैन है उसमें कोई बदलाव हुआ या फिर उनके चेयरमैनशिप में, तो बिल्कुल नहीं हुआ। उनके चेयरमैन कौन हुआ करते थे भाई, प्राइम मिनिस्टर, और जब नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ उसके भी कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये बात। दूसरा अगर देखा जाए दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझिए। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या था, देखो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस अगर कोई पूछेगा कि भाई नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में क्या डिफरेंस था, सबसे पहला कि जो नीति आयोग है वो क्या, बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच का मतलब क्या, कि हम पहले राज्य सरकारों से पूछेंगे कि आपको कितना पैसा किस लिए, कहां आप कैसे काम करेंगे, आप ये बताइए पहले, उसके हिसाब से फिर नीति आयोग आपको क्या करेगी, पैसा एलोकेट करेगी, या फिर एक तरीके से चीजों को बताने की कोशिश करेगी कि आपको किस तरीके से काम करना है या नहीं करना है। इसका मतलब पहले कहा डिसेंट्रलाइज तरीके से क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है भाई स्टेट से, लेकिन यहाँ था टॉप डाउन अप्रोच। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई टॉप ने बोला, टॉप के 2-4 आदमी हर एक स्टेट में गए, मूल्यांकन किया उन्होंने और बोला ये स्टेट को इतना पैसा मिलना चाहिए, ये स्टेट को इतना पैसा मिलना चाहिए, और उसके हिसाब से पैसा का आवंटन कर दिया गया, बांट दिया गया। जिसका मतलब क्या है कि वहां पर सेंट्रलाइज सिस्टम जो था वो प्लानिंग का चलता था। समझ में यहां तक। दूसरा जो है, इसको हमेशा नीति आयोग को बोला जाता है एक थिंक टैंक है, सोचता है, मतलब आज के जमाने के हिसाब से वो सोच विचार कर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये इस तरीके से नहीं बोलेगा कि वो 5 साल का प्लान बना रहा है, 10 साल का प्लान बना रहा है। ये क्या था, प्लानिंग कमीशन क्या फॉर्मुलेट करता था, ये लेकिन थिंक टैंक है कि सलाह देगा किस तरीके से काम करना है, नए नए प्रोग्राम्स और पॉलिसी के ऊपर काम करेगा, ठीक है, जिसके हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। फाइनेंशियल पावर, नो पावर टू एलोकेट फंड। याद रखना इसके पास ये एलोकेशन नहीं कि पावर को कि फंड एलोकेट करे, ये बोल सकता है कि हाँ भाई ये स्टेट को इतनी पैसे की जरूरत है, लेकिन इसके पास ये पावर नहीं है कि भाई वो फंड को एलोकेट करे। फंड का एलोकेशन कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, लेकिन हैड अ पावर टू एलोकेट द फंड। इसके पास पावर है एलोकेशन का फंड का। वैसे अगर फंड का बंटवारा देखा जाए तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग दोनों साथ में मिलकर लेती है कि एक स्टेट को एक्चुअल में कितने पैसे की जरूरत है, एक्चुअल में कितना देना है वो तो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगी भाई, समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से चीजों को लेकर चला जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए स्टेट पार्टिसिपेशन, स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स। इसमें क्या, स्टेट को इक्वल पार्टनर बनाया गया, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर स्टेट हैड लिमिटेड रोल, इसीलिए उस वक्त सेंटर जो है वो ज्यादा भारी पड़ता था इन कंपेयर टू स्टेट। लेकिन आज जो है स्टेट का एक इंडिपेंडेंट पावर है, खास कर नीति आयोग में या इनके ग्रुप ऑफ द
कमेटी में जो कि एनडीसी है, ठीक है, याद रखना है। अब ये तो हमें बेसिक डिफरेंस याद हो गया कि भाई नीति आयोग में क्या है, बॉटम टू टॉप। फिर नीति आयोग में क्या एक थिंक टैंक बॉडी है, ये नहीं है कि कोई प्लान ये बनाकर देता है, देने का काम नहीं इसका। ये क्या है कि देखेगा भाई कि मान लो कि उसने एक स्वच्छता इंडेक्स निकाला या फिर स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स निकाला, उसने बोला कि भाई कौन कौन सा स्टेट में कहाँ कहाँ एजुकेशन, तो बोला भाई एजुकेशन में ये बढ़िया काम नहीं कर रहा है, करो बढ़िया काम, तब तुमको एजुकेशन पे पैसा मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो, या फिर मान लो वाटर का उसने एक इंडेक्स निकाला कि वाटर सबसे बेस्ट ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसको नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कौन परीक्षण करता है, नीति आयोग, कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर चल रहा है। उसमें उत्तराखंड सेकंड नंबर पर आया था पिछले साल, ठीक है। अगर देखा जाए स्टेट का पार्टिसिपेशन इसमें अपने आप में ज्यादा, फाइनेंशियल पावर नहीं है, रोल आपको पता है भूमिका क्या थी इसकी है, अभी थिंक टैंक बॉडी है। अब इसको थोड़ा समझो कि कॉम्पोजिशन क्या है, खास करके नीति आयोग का। कॉम्पोजिशन मतलब नीति आयोग में कितने किस तरीके से मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो सबसे टॉप लेवल पर रहते हैं, ठीक है। दूसरा अगर देखो तो दूसरा होता है गवर्निंग काउंसिल, जिसमें क्या होंगे भाई, सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर सीएम, वो सब सारे क्या होंगे, गवर्निंग काउंसिल के क्या होंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो इसका एक मेंबर होगा जो एक तरीके से इनके अध्यक्षता में ये सब सारे मीटिंग होंगे, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा कहां गायब हो गया, अच्छा दूसरा यही था। तीसरा रीजनल काउंसिल भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है भाई, क्षेत्रीय काउंसिल भी बनाया जा सकता है, फॉर्म्ड ऑन द नीड ऑफ कंप्राइजिंग सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द रीजन। जैसे मान लो कि अगर कोई एक स्पेशल एक स्टेट है, अब मान लो कि जैसे स्टेट है असम, ठीक है। अब असम में मान लो कि डेवलपमेंट वर्क बहुत तेजी से करने वाली है सरकार, या फिर ऐसा प्लान कर रही है, ऐसा कोई पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या करेगी, एक छोटा सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर आएंगे और उसमें एक काउंसिल बनाएंगे जो कि एक तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट एक्चुअल रूप में करेंगे वहां पर। तो ऐसा रीजनल काउंसिल भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, ठीक है। फोर्थ क्या, मेंबर क्या होंगे यहाँ पर, फुल टाइम बेसिस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पार्ट टाइम बेसिस पर यहाँ पर मेंबरशिप दिया जा रहा है। फुल टाइम बेसिस का मतलब जब तक मान लो कि स्टेट है, अब स्टेट में चाहे कोई भी जीत का है, वो अपने आप में ही मेंबर बन जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए पार्ट टाइम जो मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 2 रोटेशनल फ्रॉम रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर इसमें 5 मेंबर रखा गया, ठीक, एक स्टेट के द्वारा, तो उसमें जो 2 मेंबर होंगे मैक्सिमम 2, वो रोटेट करेंगे 5 साल के अंदर में, लेकिन बाकी सारे क्या होंगे, जैसे मान लो कि एक बार ना जो धामी जी ने भेजा एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, और एक बार भेजा मान लो एजुकेशन मिनिस्टर को, ठीक है, उसमें भाग लेने के लिए। उसके बाद अगले बार हो गया मान लो कि उन्होंने भेजा कोई अलग मिनिस्ट्री के 2 लोगों को। तो उस तरीके से रोटेट कर सकते हैं ताकि सारी मिनिस्ट्री को अनुभव हो पाए कि नीति आयोग काम कैसे करता है। उसी तरीके से सेंटर में भी वो भी जा सकते हैं, लेकिन वो तो अपने जाएंगे, वो तो फुल टाइम मेंबर है। लेकिन जो एक तरीके से रोटेशनल बेसिस पर 2 अलग एक तरीके से चीजों को, 2 अलग मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या हो गया भाई, एक्स ऑफिशियो का मतलब, हाँ, कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होंगे, ठीक है, वो लोग सारे एक तरीके से इसके, या फिर नीति आयोग होंगे, ठीक है, नीति आयोग के जितने मेंबर होंगे वो अपने आप में ही एक तरीके से कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे। वैसे नीति आयोग का कॉम्पोजिशन है तो नीति आयोग के तो मेंबर अपने आप में इसमें आएंगे, लेकिन जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो भी स्टेट के सीएम है और गवर्नर है, कौन कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसके, यूटी के, वो अपने आप में इसमें मेंबर हो जाएंगे। क्या बोला, मैक्स 4 फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड बाय द सीएम। 4 होंगे मैक्सिमम, ठीक है, और किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। स्पेशल इनवाइटीज होते हैं कुछ एक्सपर्ट, मान लो कि इस साल का एनडीसी का मीटिंग चलाना है, ठीक है, तो उसमें मान लो कि एक एग्रीकल्चरलिस्ट को इनवाइट किया गया कि भाई आप भी मीटिंग में बैठिए और अगर आपको कुछ लग रहा है, अपनी एक्सपर्टीज है उसमें दीजिए। पैनल होता है ना हर चीज का, तो उसमें एक तरीके से दिया जाएगा भाई, ताकि जो चीजों को एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। 8 में क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेगा, सीईओ कौन रहेगा भाई, अपॉइंटेड बाई पीएम फॉर फिक्स्ड टेन्योर, और एक तरीके से हम लोग बोलेंगे
सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीट रैंक का होगा, मतलब सेक्रेटरीट रैंक का मतलब सचिवालय के रैंक का ऑफिसर होगा, जो आईएएस आईपीएस तो नहीं होता, आईएएस वगैरह होता है। ठीक है, अगर सेक्रेटरीट देखा जाए एज डीम्ड नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ेगा तो एक तरीके से बहुत सारे सेक्रेटरीट को भी बुलाकर एक तरीके से कहां पर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सब बहुत बड़ा है, याद नहीं रखना इतना, आपको बस याद रखना यही और यही, इतना तो मैंने पढ़ाने के लिए बता दिया। बस आपको याद क्या रखना है कि चेयरपर्सन होते हैं और एनडीसी के जितने मेंबर होते हैं वो अपने आप में ही इसके कंपोजिशन के अंदर आ जाते हैं। क्या? हाँ हाँ, सब उसके पार्ट होते हैं। जैसे अगर मान लो नीति आयोग अगर मान लो कोई इंडेक्स निकाल रहा है, मान लो कि वाटर इंडेक्स एक है, तो वही वाटर से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट है तो उसको अपना पार्ट मान रहा है, फिर उसको इंडेक्स निकालने की कोशिश कर रहा है। ये सब सारे क्या होते हैं, कंपोजिशन में आते हैं, किसके? नीति आयोग के। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हो तुम लोग, नीति आयोग की संरचना इस तरीके से अलग अलग, ये सब सारे एक तरीके से सदस्य होते हैं कहां पर? नीति आयोग में। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, नीति आयोग जो 7 पिलर पर काम करता है, जो उसका काम करने का तरीका, अगर कोई बोलेगा कितने पिलर पर, 7 पिलर पर काम करके चलता है। सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करेगा। किस पर फोकस करेगा? ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो चीज या जो भी मीटिंग हो रहा है या जो भी चीज किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा, वो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से पब्लिश किया जाएगा नीति आयोग की वेबसाइट पर। ठीक है, इसका मतलब क्या? मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव। जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन में 3 चीज होना जरूरी है, लेजिटिमेट, अकाउंटेबल और लेजिटिमेट। ठीक है, लेजिटिमेट और क्या होता है भाई बताओ, बोलो, नहीं पढ़ो। डेमोक्रेसी में सरकार को 3 काम करते हुए होना ही होना चाहिए, मतलब 3 काम करते हुए दिखना ही दिखना चाहिए। अकाउंटेबल होता है, लेजिटिमेट होना चाहिए और बोलो, अकाउंटेबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट और क्या? डेमोक्रेटिक। ये 3 तरीके से कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को चलाने का तरीका होता है, जिसको आप साथ में लेकर चला जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे इफेक्टिव गवर्नेंस बोला है। इफेक्टिव गवर्नेंस में पहली बात ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो नीति आयोग को क्या मानना है भाई? ट्रांसपेरेंट रहना है। क्या रहना है? ट्रांसपेरेंट रहना है। इक्वालिटी पर फोकस करेंगे, मतलब ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, मतलब यूथ को हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, चाहे वो मेल फीमेल किसी लेवल का हो। ठीक है, उसके बाद देखो इंपावर करेंगे, और इंपावर हम किसको करेंगे? वुमेन को, क्योंकि वुमेन एक तरीके से उस तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है, तो हम लोग उसको इंपावर करके चलेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए प्रोएक्टिविटी, प्रोएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? इन एंटिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजन नीड, मतलब क्या? एक लेजिटिमेट गवर्नेंस के रूप में काम करेगी, मतलब हम लोग जनता के हिसाब से या जनता के जो प्रमुख या फिर जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ ऑल, सबको साथ में लेके चलेंगे, एसटी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, गरीब, गांव, किसान, ये सब सच में लिखा गया है उसके ऑब्जेक्टिव में। 7 पिलर जो नीति आयोग एक तरीके से काम करेगी, गरीब, किसान और एक तरीके से गांव। और मतलब यहाँ पर इंक्लूजन ऑफ ऑल, सोच रहे हो मतलब क्या? एक आपको कास्ट वाले सिस्टम में भी देखा गया, मतलब भाई एसटी को भी नहीं छोड़ेंगे भाई, एसटी को भी, और ओबीसी और माइनॉरिटी को, गरीब को, गांव को और किसान को। ठीक है, गरीब, गांव, किसान सब तो एक ही जगह रहते हैं। ठीक है, एक ही बात बोल देते गांव। ठीक है, आगे देखो पार्टिसिपेशन। अच्छा, ज्यादा गरीबी कहाँ है, गांव में या शहर में? शहर में, गांव में। पार्टिसिपेशन, क्योंकि वहां पर पर कैपिटा इनकम उस तरीके का नहीं है ना, गांव में। हाँ हाँ, हाँ तो शहर, गरीब हम कहाँ बोल रहे हैं, हम ये पूरे ज्यादा गरीब वहां पर रहते हैं, रूरल एरियाज में ज्यादा गरीब रह रहे हैं भाई आज के मुकाबले, मतलब आज के जमाने में। और अर्बन एरियाज में गरीबी कम है इन कंपेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन, मतलब क्या? सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट हमें एक तरीके से साथ लेकर चलना है, मतलब सिटीजन को अलग थलग लेकर नहीं चलना है। सिंपल सी बात है कि इंक्लूसिव गवर्नेंस को आगे बढ़ाना है। आगे अगर देखा जाए प्रो पीपल, एक देखो प्रो एक्टिविटी बोला, एक प्रो पीपल, मतलब क्या? फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द इंडिविजुअल्स। अब सोचो, कुछ है ना, है बीजेपी का जो
जब वो कोई चीज प्रस्तुत करते हैं तो बढ़िया बढ़िया वर्ड इस्तेमाल करती है। तो ये सब बढ़िया बढ़िया वर्ड है जो इन्होंने 7 पिलर का, अब इसमें काम हो रहा है, होता है, कुछ हद तक हो रहा है, ठीक है। जैसे वीबी जी राम जी में देखो अलग अलग एकदम बढ़िया बढ़िया नाम लाएगा, कहाँ कहाँ से चुन चुन के। सेम उसी तरीके से आपको याद रखना है, या कोई बोलेगा भाई कि कैसे जो नीति आयोग काम करता है, तो आप लोग बोल सकते हो कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए 7 पिलर पर नीति आयोग जो है वो बेस है, ठीक है। और 7 पिलर कौन है? ट्रांसपेरेंसी है, इक्वालिटी है, इंपावरिंग है, प्रोएक्टिविटी, इंक्लूजन ऑफ ऑल है। और इंक्लूजन ऑफ ऑल में सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी नहीं है, बल्कि गरीब, गांव और किसान भी है, ठीक है। और प्रो पीपल है, और इंपावरिंग सबको। अब देखो हिंदी में थोड़ा सा क्या बोला गया, पारदर्शिता होगा, ठीक है, समानता होगा, क्या होगा, सशक्तिकरण होगा, उसके बाद समर्थक जो गतिविधि सबको समर्थन साथ में लेके चलेंगे, सभी का समावेश होगा, उसके बाद भाग लेने का मौका सबको दिया जाएगा भाई, उसके साथ जन समर्थक के साथ चीजों को साथ में लेकर चला जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि एक तरीके से कौन कौन वाला, जैसे मान लो कि अगर कोई इंडेक्स निकाला जा रहा है, ठीक है, तो उसमें एक तरीके से ऐसा थोड़ा ना कि जाके सरकार से पूछा कि भाई आपको जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार ने बोला हाँ भाई हम पूरे देश को दे रहे हैं, चलो तुम सबसे पहले नंबर पर, ऐसे तो नहीं होगा। अगर कोई भी इंडेक्स तैयार किया जाता है वो लोगों की भागीदारी से ही तैयार किया जाता है कि नहीं किया जाता है, कैसे, कितने हाउस होल्ड को हर घर नल का पानी मिल रहा है वो कैसे पता चलेगा, हर एक घर में जाकर एक तरीके से सर्वे करने के बाद तभी तो कोई इंडेक्स निकलता है। आप मान सकते हो कि भाई मान लो कि कितने किसानों को एक्चुअल में सब्सिडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कैसे पता चलेगा, उनके डेटा के थ्रू। मतलब जब तक उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक सोसाइटी कैसे बढ़ेगा। जनता की पार्टिसिपेशन तो हर एक लेवल पर है। जैसे मान लो कि एक टीचर सिर्फ पढ़ा रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा रहा है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है तुम लोगों से, तो हम भी क्या होंगे, बोर हो जाएंगे, ना कोई सवाल आएगा ना कुछ आएगा। तो सवाल पूछा जाएगा ना भाई आपसे कहीं ना कहीं, तो सवाल जनता से पूछा जाता है तभी तो। जैसे अभी आपको देखने मिलेगा सेंसस जारी है, तो इसमें बहुत सारे सवाल जवाब जो है जनता से, तो इसमें क्या अगर जो अभी आएगा सेंसस उसमें जनता की भागीदारी है कि नहीं है, बहुत बड़ी भागीदारी है। बिना जनता का तो आप सर्वे नहीं कर सकते हो, कोई भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट किया जाता है नीति आयोग का, तो वो पहले जनता से पूछा जाता है कि भाई हाँ एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है या नहीं है वहां पर, जो अलग अलग लेवल पर किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो पंचायत लेवल से या म्यूनिसिपैलिटी लेवल से उनको पूछा जाता है, तभी एक तरीके से चीजें। पार्टिसिपेशन का एक और मतलब ये हो सकता है कि आप जैसे मान लो कि कोई चीज है, गांव है, गांव का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा है, प्रधान कर रहा है, तो प्रधान एक तरीके से उन सबके लिए बोल सकता है कि भाई ये गांव में इस चीज की जरूरत है। अब हर एक घर के पास तो प्रधान जाएगा नहीं, उसको लग रहा है भाई इस गांव में इन चीजों की जरूरत है, क्यों, क्योंकि सारे लोगों ने उसको चुनकर भेजा है विश्वास से, ताकि वो गांव की डेवलपमेंट कर सके, तो या पंचायत का डेवलपमेंट कर सके, तो एक तरीके से वो जाकर आगे बात रखेगा। तो वो बात फिर आगे गया भाई कहा, जिला परिषद पर, जिला परिषद ने आगे फिर जो इनका स्टेट गवर्नेंस काउंसिल होता है वहां पर एक तरीके से बात को रखा, और फिर वो जो बात है वो सारे जिले का आया भाई, सारे जिले का मिलाकर स्टेट ने जाकर नीति आयोग में रखा, ठीक है, या नीति आयोग की मीटिंग में रखा या एनडीसी की मीटिंग में रखा, तो वहां पर चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें भाग लेने की भागीदारी जो है वो एक तरीके से बढ़ जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब सारा भाई ऑफिशियल वेबसाइट से जो है मैंने उठाया, तो ताकि इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, उद्देश्य। अगर आपको बोला जाए कि 3 उद्देश्य क्या था प्लानिंग कमीशन का, तो क्या बोलोगे, 5 ईयर प्लान का जो है वो आपको अगर पूछा जाए कि 3 क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य क्या था, है ग्रोथ, स्टेबिलिटी और इंक्लूजन टू ऑल, मतलब क्या, सबको साथ में लेकर चलने के बाद। अब यहां पर देखो नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला बात बोला गया फॉस्टरिंग, देखो कितना भारी भरकम वर्ड उठाया, देखना अब ये बीजेपी वाले करते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो गलत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बढ़ा है। फॉस्टरिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मतलब समझ रहे हो, मतलब स्टेट और सेंटर की भागीदारी लगभग बराबर होगी नीति को बनाने में,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद का ढांचा, मतलब जो भी नीति आयोग काम करेगा वो अकेले काम नहीं करेगा, वो स्टेट को साथ में लेकर काम करेगा, ठीक है। इंडिविजुअल उसके पास उतना पावर नहीं होगा कि अपने हिसाब से चीजों को लेकर चल रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब क्या, इकोनॉमिक जो पॉलिसी इस तरीके का बनाया जाएगा जिससे हमारी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राष्ट्र हित में होगा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए होगा, हमारे देश के आगे बढ़ाने के लिए होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम चीजों को लेकर चले जा रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ नॉलेज इनोवेशन हब, जैसे आपको अटल इनोवेशन मिशन देखने को मिलता है, वो नीति आयोग का ही एक पहल है। इसका मतलब क्या, वहां पर इनोवेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, उद्यमिता, उद्यमिता मतलब कि नए नए एंटरप्रेन्योर को हम लोग मौका देंगे ताकि वो एक नए नए बिजनेस को एक तरीके से बिल्ड कर पाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे भाई। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हम अपने टेक को या टेक की इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब वो नीति आयोग कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? अलग अलग पॉलिसी लाके, मान लो नीति आयोग ने एक पॉलिसी लाई कि भाई हम लोग आने वाले समय में जो होगा वो इस तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं, किसको, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी का स्टार्टअप है। बहुत सारा देखना कोलैबोरेशन वगैरह चलता रहता है, किसका, नीति आयोग का, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल, दोनों मतलब इंपॉर्टेंट है। एंड इंटर इंटर इंट्रा नहीं बोला है, इंट्रा का मतलब होता है एक, मतलब एक स्टेट, जैसे मैंने बोला क्या, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अगर इंटर बोले तो अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स, इन तीनों में एक तरीके से बराबर भागीदारी हम लोग लेकर चलेंगे। और उसके साथ साथ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज भी हम लोग एक तरीके से क्लियर करके चलेंगे, मतलब दिक्कत परेशानी ना हो कि एक डिपार्टमेंट के पास कोई कागज गया तो अगले डिपार्टमेंट पर गया तो फंस गया ना, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो डिपार्टमेंट के अंदर में। फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फीडबैक फॉर द कांस्टेंट इनोवेशन इंप्रूवमेंट। ये एक बात तो हुआ है बीजेपी के आने के बाद से कि चेक एंड बैलेंस ज्यादा बढ़ा इन कंपेयर टू पहले। तो यहाँ क्या होगा भाई, अगर स्टेट को 500 करोड़ एक तरीके से दिया गया है कहीं ना कहीं जो, तो उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम कौन करेगा, कौन मीटिंग में होगा? मान लो मीटिंग चल रहा है, ठीक है, नीति आयोग के सारे मेंबर बैठे हुए हैं, नीति आयोग ने सबकी मीटिंग बुलाई, तो एक तरीके से सारे लोग आए भाई। अब उसके बाद सबसे पूछा गया भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो सारे लोगों से एक तरीके से फीडबैक लिया जाए, अगर वो गलत काम करेगा, कोई स्टेट काम कर रहा है तो एक तरीके से उसको क्या किया जाएगा, उस हिसाब से उसको समझाया बुझाया जाएगा भाई कि आप काम करो ढंग से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एट अ विलेज लेवल, एग्रीगेशन एट अ हायर लेवल। देखो कि प्लान हम लोग जो तैयार करेंगे वो विलेज लेवल पर तैयार करेंगे, लेकिन जो हम लोग उसको साथ में लाएंगे वो, हाँ, मतलब नेशनल इंटरेस्ट जोड़ देंगे हम लोग उसको, मतलब इंडिविजुअल ऐसा नहीं होगा कि एक विलेज के लिए लाएंगे, मतलब विलेज विलेज लेवल पर होगा प्लान, लेकिन उसको जो भी इंप्लीमेंट करेंगे वो नेशनल लेवल पर होगा, मतलब ताकि वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम आए। उसके बाद देखो क्या है, अ स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन एट अ रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिट एडिक्वेटली फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्या स्पेशल अटेंशन देंगे जो वैसे सोसाइटी जो कि रिस्क में है, जहाँ ज्यादा पोल्यूशन है, जहाँ ज्यादा वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, या फिर वैसा क्षेत्र जो बिल्कुल अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। उसको देखो पार्टनरशिप विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक, इंटरनेशनल नेशनली भी देखो, इसलिए बहुत नीति आयोग के आने के बाद बहुत सारे स्टेट जो है वो इंडिविजुअली भी पार्टनरशिप करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जो अलग अलग कंट्री के इंटरनेशनली है, जिसके वजह से देखने को मिलता है कि हमें जो इंटरनेशनली जो चीजों को साथ में लेकर चला जा रहा है। अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर फॉर द रिसर्च ऑन द गुड गवर्नेंस, क्या है, अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स, कि एक स्टेट या किस तरीके से हम पूरे रिसोर्सेस को इस्तेमाल करें और उसको एज ए आर्ट इस्तेमाल करें। जैसे होता है ना, आप मान लो कि एक पेंटर है, इंक इंक को वो इस्तेमाल करता है एज आर्ट, सेम उसी तरीके से एक स्टेट जो होता है, एक नेशन है, वो किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे आर्ट के जैसा क्रिएटिव वे में, ताकि उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है।
तो ये है बहुत भारी भरकम वर्ड जो कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ, ठीक है, बढ़िया सा। हिंदी में कौन सा भाई, कौन सा समझ में नहीं आया पॉइंट ये बताओ, ठीक है। उसके बाद देखो एक और है, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा रिप्लेस्ड द 5 ईयर प्लान। क्या एजेंडा, तीन चीज हमने पहले क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले क्या पढ़ा, इसी में नीति आयोग के डिफरेंस के बाद, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के डिफरेंस के बाद, ऑब्जेक्टिव से पहले पिलर्स, पिलर्स ऑब्जेक्टिव और एजेंडा, ये तीन चीज। देखो ये मैं बोल रहा हूँ, ये कभी भी तुमको पीसीएस वाले में भी नहीं पूछेगा, वो तो इसने कल बोला कि सर पूरा डिटेल में पढ़ा दी नीति आयोग, लो डिटेल में, समझ रहे हो। तो ये डिटेल है जो यूपीएससी पूछता है। एनडीसी बता, अगर बोला जाए पीसीएस में लैंग्वेज के बेसिस पर 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि इन 7 पिलर में से कौन सा पिलर है या नहीं, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा रिप्लेस्ड, क्या रिप्लेस कर दिया 5 ईयर प्लान को, कौन, नेशनल डेवलपमेंट, कि भाई हमारे देश का अभी जो एजेंडा उसके हिसाब से हम लोग काम करके चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ भी कि 5 साल एक बार हमने बना दिया चलता चला गया। इसी के तहत जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट लाया गया था, ठीक है, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट अ 7 ईयर लॉन्ग प्लान, ठीक है, टू कन्वर्ट द लॉन्ग टर्म विजन इनटू द इम्प्लीमेंटरी पॉलिसी, कि 7 साल हम इस तरीके से लाएंगे ताकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी से, देखो बीजेपी हमेशा बात करती है कब, 2047 का, कुछ साल पहले क्या बात कर रही थी 2031-32 तक, अभी भी ये चीज चाह रहा है कि 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट भी लाया गया था जो कि 2017 से 2032 तक चलाया जाएगा, जो कि 15 साल, और उसको बांट दिया गया अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीके से सबसे पहले स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट कितने साल का, बोलो 7 ईयर का, मतलब 2 पार्ट में चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये नीति आयोग का जिसकी बेसिस पर अभी भी चल रही है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये तो लगभग ये खत्म हो गया भाई, अब जो है इस पर चला जा रहा है, लेकिन अब ये चीज बढ़कर 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, ठीक है। धीरे धीरे उनका प्लान जो है वो उसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा इंक्लूड्स द फॉलोइंग 3 डॉक्यूमेंट, पहले विजन डॉक्यूमेंट, फिर दूसरा क्या हो गया भाई स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, और तीसरा कौन सा डॉक्यूमेंट, एक्शन प्लान। और एक्शन प्लान जो होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, हर एक 3 साल में अपने एक्शन को बदलना है और अपने इम्प्लीमेंट करके चलना है। तो अगर कोई बोलेगा नीति आयोग जो है वो कौन से 3 डॉक्यूमेंट के एजेंडा पर काम कर रही है या काम करती है, तो आप बोलोगे विजन डॉक्यूमेंट, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट और एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है, दस्तावेज जो है, उसके हिसाब से काम करती है नीति आयोग। तो देखो अपने आप में कितनी बड़ी बात, ये पढ़ने में इतना खतरनाक लगा है, तो जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होगा तो क्या क्या मैंने बोला, विजन दस्तावेज और एक रणनीति, किस तरीके की रणनीति होगी 7 साल की 8 साल की, उस तरीके से। देखो जैसे वो खत्म हुआ उसके बाद फिर से रणनीति आ गई 7-8 साल की, फिर उसके बाद रणनीति लॉन्ग टर्म होगी, ये बहुत लॉन्ग टर्म की होगी, और ये जो कार्य योजना होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, 3 साल का होगा, ठीक है। ये शुरुआत में बोला गया था, ठीक है। तो ये याद करके चलना है। एक जो पूछा जाता है सवाल, एक ये भी है कि भाई कौन सा, देखो कल सवाल पूछा था किसी ने पूरा के बारे में, ठीक है। पूरा एक इनिशिएटिव जो था वो एक तरीके से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। इनका ये मानना था कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज, इसका मतलब क्या, इनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, कि शहर के लोगों को जो व्यवस्था मिल रहा है वही व्यवस्था जो है कहाँ मिलना चाहिए, गांव में। इसी ये उनका एक तरीके से सोच था जिनको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। याद रखना है कि कब लाया गया था भाई, मॉडल को अपनाया गया था 2003 में रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब क्या हो गया, 26 जनवरी। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसको कितने क्लस्टर में, पायलट बेसिस पर, क्लस्टर का मतलब होता है फेज मैनर में, फेज मैनर में 7 फेज में इसको चलाया गया, ठीक है, फॉर 3 इयर्स, जो 2004, 5, 6, 7 इस तरीके से, 4, 5, 4 से 5, 5 से 6, 2003 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, वैसे 3 साल नहीं हुआ, नहीं, 2004 से 5 ऐसे, 2003 में तो लाया गया भाई, 2004 से 2005
2005 से 2006 और 2006 से 2007। बहुत बार सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अगर आगे देखा जाए, इसका मेन फोकस क्या था ये समझना। ठीक है, कि पूरा जो है वो प्रोवाइडिंग द अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरिया, जो स्ट्रेटेजी था वो, ये एक ब्रेन चाइल्ड था किनका, एपीजे अब्दुल कलाम का। ये फोकस क्या कर रहा था, 4 टाइप ऑफ कनेक्टिविटी टू द रूरल एरिया। चार तरीके से, किस तरीके से हम रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्या था, फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाओ भाई, रोड वगैरह, रेलवे वगैरह, ब्रिजेस वगैरह। ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, गांव में बिजली जिस तरीके से शहरों में रहता है, आज भी देखो बहुत सारे गांव में, अब तो हालांकि बिजली बहुत 24 घंटे में 20 घंटे रहता है, लेकिन पहले ये था कि 5 घंटा बिजली आएगा उसके बाद कट जाता था। लेकिन 2003-4 के बाद जो है चीजें बदली हैं। नॉलेज कनेक्टिविटी, नॉलेज का मतलब एक तरीके से उनको प्रॉपर जो भी इनोवेटिव आइडियाज है या भी जो भी चीजें हैं उनको साथ में लेकर चला जाए, और साथ ही साथ एजुकेशन के ऊपर भी उसी तरीके का फोकस हो, जो कि नहीं हुआ अभी, ये सिर्फ कागज पर ही रह गया। ठीक है, फिर इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि एक मार्केट प्रोवाइड कीजिए, कि गांव के लोगों को बेचने के लिए अपना अनाज शहर ना आना पड़े, उनको गांव में ही ऐसी व्यवस्था हो जहां पर वो बेच सकें। ठीक है, तो ये भी चीज है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वाज टू एनहांस द प्रोस्पेरिटी ऑफ द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द रूरल एरियाज। ठीक है, लेकिन इसको पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया, क्योंकि इसको 3 साल, मैंने जैसे बताया उसको 3 साल ही लाया गया, 2004 से 2007, ये हिंदी में। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेवा समाप्त हो नीति आयोग। तो नीति आयोग में ये बेसिक चीजें, इससे ज्यादा तो नीति आयोग में आपको मेंस में भी नहीं आएगा, मेंस में से ज्यादा तो पूछेगा ही नहीं। और प्री में तो आपको क्वेश्चन आएगा, तो आ सकता है इससे 7 पिलर से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से भी नहीं आता है, 7 पिलर से आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है नीति आयोग का पिलर नहीं है, यह है। ठीक है, इससे सवाल पूछा जा सकता है, जिस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न आजकल बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, अब लिखिए फटाफट आप लोग। कहाँ, यहाँ से बंद कर देना उसको, माइक को।